बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, और इसके अलावा हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो है एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और इसके अलावा हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन शेयर को डिस्कस करेंगे। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने आपको रिफ्लेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और रोटेशन के मुतालिक बताया है, तो पहले आप मेरी उन वीडियोस को देख लें और फिर आप इस वीडियो पर मूव करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चले हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन इन 2 डायमेंशन। तो ये जो वर्ड कॉन्ट्रैक्शन है और जो वर्ड डायलेशन है, इसका क्या मतलब होता है। सपोज कीजिए कि इफ़ के इज़ अ नॉन नेगेटिव स्केलर, देन ऑपरेटर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स ऑन आर स्क्वायर हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ईच वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके पास एक एक्स वेक्टर है और उसमें आप किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स नॉन ज़ीरो स्केलर से जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओरिजिनल वेक्टर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होगी वो उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इफेक्ट को शो करेगी। ठीक है जी। अब ये इंक्रीजिंग कब होगा या ये डिक्रीजिंग कब होगा, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम पहले तो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। और हम कह रहे हैं कि अगर ये यानी डिक्रीजिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करें कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें जो के लिमिट है वो 0 और 1 के दरमियान है, और अगर के लिमिट जो है वो 1 से ग्रेटर होगी तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं डायलेशन। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि आपके पास x और y फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर है तो उसमें आप किसी स्केलर नंबर k को मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये जो k आप मल्टीप्लाई करवाते हैं ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि ये जो k फैक्टर है ये दोनों वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें हम ज़रा इसको देखते हैं कि 2 डायमेंशन के अंदर ये कैसा इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर है आपके पास और हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन विद अ फैक्टर k ऑन आर स्क्वायर। और फॉर एग्जांपल जब हम कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि जो k की लिमिट है आपके पास वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये जो पर्पल कलर की जो स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है ये मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर है एक्स कॉमा वाई, और ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये इसका ट्रांसफॉर्म वेक्टर है। तो ऑफ कोर्स कि ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर है, अगर आप देखें कि ओरिजिनल से इसकी लेंथ जो हो गई है वो कम हो गई है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन ये इसका जो वेक्टर है वो के एक्स और के वाई बन जाएगा। वैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर ये x है और ये फॉर एग्जांपल y है, तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें x और y के ऊपर तो आप नोट करें कि x और y की वैल्यू ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। इसको यूनिट बॉक्स के ऊपर इस तरीके से समझ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाते हैं, हम इसे यूनिट बॉक्स भी कह सकते हैं। सपोज़ करें कि ये आपके पास एक यूनिट बॉक्स है और इसमें इसके कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड 0,1, ये एक बॉक्स बना आपके पास। तो कंपैरिजन का इफेक्ट ये होता है कि आप इस पर y की डायरेक्शंस और x की डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में इसमें इफेक्ट करते हैं। किसी स्केलर नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो 0 और 1 के दरमियान हो, तो वो ये करता है कि जो ओरिजिनल बॉक्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। देख रहे हैं अब इसकी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 0k हो जाएगा और ये k,0 हो जाएगा। सिमिलरली जो डायलेशन है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, डायलेशन विद अ फैक्टर k ऑन आर स्क्वायर। ये कब होता है डायलेशन? ये डायलेशन उस वक्त होता है जब आपके पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, और ये आपके पास ओरिजिनल वेक्टर है जो स्काई ब्लू से बनाया गया है वेक्टर x जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और जो डायलेशन इफेक्ट है उस वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो जब आप इसको किसी के नॉन ज़ीरो नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इस वेक्टर के आई एम सॉरी वो इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इसी तरीके से इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हम कहते हैं डायलेशन। तो जैसे ही हम वर्ड डायलेशन यूज़ करते हैं फ़ौरन हमारे जहन में एक लिमिट आ जाती है विच इज़ k ग्रेटर देन 1। आई एम सॉरी। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा। अच्छा, ये डायलेशन को अगर हम यूनिट बॉक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यूनिट बॉक्स पे जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप x की डायरेक्शन से भी उसको पुश कर रहे हैं और y की डायरेक्शन से भी उसको पुश कर रहे हैं। तो जब x और y की डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन से उसको पुश करते हैं तो आपके पास जो डायलेशन इफेक्ट है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपके पास बॉक्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये k,0 हो जाएगा और ये 0,k हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई W1 क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कि W1 kx हो जाएगा, और W2 क्या होगा आपके पास, ये W2 जो हो जाएगा वो ky हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है kx एंड kx एंड ky। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी k 0 0 एंड k।
और अगर ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ऑफ कोर्स की जो के की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी। और फॉर एग्जांपल अगर ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि डायलेशन के लिए, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली यही काम हमने किया है 3 डायमेंशंस के अंदर। तो ज़रा जल्दी से 3 डायमेंशंस को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्शन विद अ फैक्टर के ऑन R3, तो इट मीन्स कि ये बात मुझे पहले से पता है कि के की जो लिमिट है वो फॉर एग्जांपल 0 और 1 के दरमियान होगी। ठीक है जी। अब ये चेक कीजिए कि ये जो स्काई ब्लू कलर है ये मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, और ये जो पर्पल कलर से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड वेक्टर है। तो जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑफ कोर्स की जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कम हो जाती है, यानी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। और जब हम किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये एक्चुअली इस वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये के एक्स, के वाई और के जी बन जाएगा। तो इसका जो W1 है वो इक्वल होगा के एक्स के, W2 जो है वो के वाई और W3 जो है वो के जी के इक्वल होगा। तो जब आप इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो के 0 0 0 के 0 0 0 के, यानी इन शॉर्ट ये कि इसको आपको याद हो हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, वो बन जाती है। इसी तरीके से 3D के अंदर अगर आप डायलेशन इफेक्ट को देखना चाहें तो डायलेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि ये आपके पास R3 में के फैक्टर से अगर हम डायलेट कर रहे हैं तो ये मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर है x, और जब हम डायलेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो इस फैक्टर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कितने टाइम से इंक्रीज़ हो जाती है? ऑफ कोर्स के टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑफ कोर्स इससे भी जो है आपके पास सेम इक्वेशंस बनेंगी और इससे भी सेम मैट्रिक्स आएगी। अगेन ये कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को कहता हूँ कि ये मैट्रिक्स कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो ऑफ कोर्स कि हाँ जो के की लिमिट होगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डायलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पर के की जो लिमिट होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये जो इफेक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का इफेक्ट होता है। चलें अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। तो इन अ डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ R2 और R3 ऑल कोऑर्डिनेट्स आर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर के। जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि R2 में हो या R3 में हो, उसमें जो के एक स्केलर नंबर होता है वो इसके सारे कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, यानी x से भी मल्टीप्लाई होगा, y से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो शेप होती है वो सारे डायरेक्शंस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इफ़ ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाई बाय के, अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है जी, किसी एक कोऑर्डिनेट के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करें उसके साथ, देन द रिजल्टिंग ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन और कंपैरिजन विद फैक्टर के। तो अगर हम किसी सिंगल कोऑर्डिनेट के साथ के को मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारे पास इफेक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कंपैरिजन या एक्सपेंशन। अब इसको कंपैरिजन कब कहते हैं, एक्सपेंशन कब कहते हैं, डिटेल के साथ इसको समझते हैं। तो बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ R2 किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और किस फैक्टर के साथ हम बात कर रहे हैं? विद फैक्टर के। तो जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो वही रूल लगता है यहाँ पर भी कि जो के की जो आपके पास लिमिट है वो अगर 0 से 1 के दरमियान हो तो हम कहते हैं कंपैरिजन। वही काम जो आप करते थे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वही काम ये कंपैरिजन कर रहा होता है। तो ज़रा जल्दी से अपना वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट आपको कैसा दिखता है। तो ये हमारा हो गया है, मिसाल के तौर पर ये आपने अपना बना लिया है एक वेक्टर, ठीक है जी, और ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर और आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको x की डायरेक्शन में, यानी अभी आप सिंपल जो है वो x एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप x की डायरेक्शन में इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप x की डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहे होंगे तो ये वेक्टर यहाँ मूव हो जाएगा। अभी मैं इसको और डिटेल्स आपके लिए बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर आपको इस तरह मूव होता हुआ दिखेगा, यानी आप नोट करें तो ये आपको कंपैरिजन यानी x की डायरेक्शन में ये आपको ऐसे कंप्रेस होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, मैं इसको जो है वो आपके लिए डैश लाइन भी बना देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो अगर आप नोट करें तो ये इस तरह कंप्रेस होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपको आप नोट करें तो ये कंप्रेस होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो जल्दी से इसकी जो है वो हम लेबलिंग कर लेते हैं और आप मुझे बताएं कि यहाँ पर
जो ये वेक्टर आपके पास x है, तो ये जो वेक्टर x है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। और ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड वेक्टर हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो जैसा कि पहले बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ x की डायरेक्शन के अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा kx, y। और ये है आपके पास ट्रांसफॉर्म वेक्टर t ऑफ x। ठीक है जी। अगर ये पॉइंट आप इस तरह क्लियर नहीं हुआ है तो मैं ज़रा इस पॉइंट को आपको यूनिट बॉक्स के लिए फॉर्म करके दिखाता हूँ, ताकि ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो गया तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये है हमारे पास एक बॉक्स, इस बॉक्स को हम कह रहे हैं, ये कौन सा बॉक्स है आपके पास, एक यूनिट बॉक्स है। ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स है फॉर एग्जांपल 1, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये बताएं कि इसमें कंपैरिजन का इफेक्ट क्या होगा x की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि आप x की डायरेक्शन में उसको प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप x की डायरेक्शन प्रेस करेंगे तो ये वाला y पार्ट तो सेम रहेगा, जबकि ये x वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो y वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ये y वाला पार्ट आपका एज इट इज़ हो जाएगा, जबकि ये जो x वाला पार्ट है ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो कंपेरिजन आपको समझ आ गई होगी, यानी इस डायरेक्शन में हमने इसको कंप्रेस कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। अब ऑफ कोर्स जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो ये k ऑफ x, y तो 0 रहेगा, y तो कुछ भी नहीं है, जबकि इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपके पास ये तो फॉर एग्जांपल 0, 1 ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ये kx नहीं होगा बट k हो जाएगा, मैंने x गलत लिख दिया इसको, ये यहाँ पर सिंपल इसको k होना चाहिए, kx नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर इन केस किसी किस्म के कोई इस तरह की चेंजेस अगर आपको नज़र आया करे तो मुझे ज़रूर मेंशन कर दिया करें। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास बॉक्स है इसको जब आप x की डायरेक्शन में प्रेस करते हैं तो ये इस तरह कंप्रेस हो जाता है। तो अब आपने मुझे बताना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे। ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है कि x जो है वो kx बन गया है, यानी आपके पास जो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशंस क्या बनेगी कि जो W1 है वो kx होगा आपके पास, और ये जो W2 है आपके पास ये क्या बन जाएगा जी जनाब, तो W2 इक्वल होगा y के। और अगर आप इससे एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अब वो चूँकि दोनों के लिए एक ही जैसी बनेगी तो मैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को दरमियान में ही बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि ये चीज़ आपके समझ आ जाए। जी जनाब, बताइए कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास होगी यहाँ पर k 0 और 0 और 1। तो k 0, 0, 1 की जो मैट्रिक्स होगी वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगी। इसी तरीके से मैं एक्सपेंशन आपको बताता हूँ, आसान सी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ R2 इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है जी। तो अगर हम और किस फैक्टर के साथ, विद फैक्टर k, और अगर हम इधर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स k ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पर। ठीक है जी। अब अगेन मैं यहाँ पर जल्दी से आपके लिए दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं। ये देखिए, तो ये है आपके पास बेसिकली ओरिजिनल वेक्टर, नज़र आ रहा है आपको, ओरिजिनल वेक्टर हो गया। और इसका जो एक्सपेंशन का इफेक्ट है वो आपको थोड़ा सा बड़ा होकर वेक्टर नज़र आएगा, ये आ गया इसका एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी एक्सपेंशन को मैं ज़रा यहाँ पर जो है वो डॉटेड लाइन से भी शो कर देता हूँ ताकि आप ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो आप नोट करें तो ये आपके पास ओरिजिनल वेक्टर है और यहाँ पर आपको उसकी एक्सपेंशन दिख रही है, जैसे कि इन तस्वीर में मुझे नज़र भी आ रही है पिक्चर में कि ये आपके पास x है और ये जो है आपके पास जो है वो बन जाएगा, तो ये है एक्चुअली आपके पास t ऑफ x, और इसी तरीके से ये जो वेक्टर है आपके पास x है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑफ कोर्स x, y हैं, जबकि जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये बात बताना बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे डायलेशन के लिए हम काम करते थे, ये हो जाएगा कि x, y। ठीक है जी। मैं ज़रा जल्दी से यही चीज़ एक यूनिट बॉक्स पर आपके लिए ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप यूनिट बॉक्स से भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक यूनिट बॉक्स बना हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 1, 0 और कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1। अब आप जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, x की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स के जिसकी जो लेंथ है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी।
अब ये इंक्रीज़ होकर कैसे बनेगी, ये आपको ऐसे रहेगा और ये यहाँ पर ये वेक्टर मुझे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ज़रा पिक्चर में छोटा लग रहा है लेकिन आप खैर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसको आपने एक्स की डायरेक्शन में एक्सपेंड कर दिया। तो जब आप एक्स की डायरेक्शन में जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0,1 एज इट इज़ रहेगा। तो अगेन अगर आप इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो ये सेम मैट्रिक्स बनेगी आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास ये k ऑफ x जो है वो W1 k ऑफ x के इक्वल होगा और W2 y के इक्वल होगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीक़े से जो है मैंने आपको बताया कि आप x की डायरेक्शन के अंदर किस तरीके से कंपैरिजन और एक्सपेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल यही वाला काम हम करने वाले हैं y की डायरेक्शंस के लिए। तो ज़रा y की डायरेक्शंस भी देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि y के लिए क्या होगा आपके पास। तो यही काम हम करने वाले हैं y के लिए। तो पहला काम हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ R2 इन द डायरेक्शन ऑफ इन द y डायरेक्शन कर लेते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस किस फैक्टर के साथ कर रहे हैं, विद फैक्टर k। और यहाँ पर हम ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि जो k की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं y की डायरेक्शन के अंदर। तो पहला काम तो ये करते हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज करें कि ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, और ये जो वेक्टर है, अब ये वेक्टर कंप्रेस होने के बाद आपको कैसा दिखेगा, y की डायरेक्शन में। तो y की डायरेक्शन में ये कंप्रेस होने के बाद छोटा आपको नज़र आएगा। टेक्निकली ये वेक्टर छोटे होते नहीं हैं, बट आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई रिलेटिव आप उसको देख रहे होगे ना। जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ बड़ी आपको साइज़ में बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम करते जाते हैं, आप कवर करते जाते हैं, तो आपको वो चीज़ जो है वो स्मॉल दिखना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके का इफ़ेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ साइज़ में कुछ कम हो रही है, बट ये आपको साइज़ में कुछ छोटी नज़र ज़रूर आएगी। ठीक है, ये इस तरीक़े से ट्रांसफॉर्म हो। तो अगेन आपने मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये तो है आपके पास x, y ओरिजिनल वेक्टर, और ये जो है आपके पास क्या है, t ऑफ x, और यहाँ पर y की डायरेक्शन में चेंज है तो x तो सेम है, ये बेसिकली बन जाएगा k ऑफ y। ठीक है जी, तो इस तरीक़े से अब मैं ज़रा इसको यूनिट बॉक्स के ऊपर इसी पॉइंट को आपको समझाता हूँ ताकि ये जो है ना वो पॉइंट आपके अच्छे तरीक़े से जहन में बैठ जाए और ये क्लियर हो जाए। तो सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास ओरिजिनली एक यूनिट बॉक्स। यूनिट बॉक्स का मतलब ये है कि इसमें जो x और y है वो यूनिट डिस्टेंस कवर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0,1। और यहाँ पर हम इसको जो है वो y की डायरेक्शन में अगर हम कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा ये बॉक्स। तो y की डायरेक्शन में कंप्रेस करेंगे तो ये बॉक्स y की डायरेक्शन से रिड्यूस हो जाएगा और x पर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,k, और ये जो है आपके पास 1,0 एज इट इज़ रहेगा। तो टेक्निकली आपने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर आपने इसको y की डायरेक्शन से कंप्रेस किया। तो जब इस बॉक्स को आप y की डायरेक्शन से कंप्रेस करेंगे तो इसका y पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और x पार्ट सेम रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन जनरल इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो जैसे कि दिया हुआ है आपके पास x जो है वो x रहता है, y के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो W1 है आपके पास, W1 ये तो आपके पास रहता है x, ये जो W2 है आपके पास ये बन जाता है आपके पास ky। तो इसके बाद अगर हम इसकी जो है वो एक स्टैंडर्ड, चूँकि अब अगेन दोनों के स्टैंडर्ड मैट्रिसेस एक ही जैसी हैं, तो मैं पहले दोनों को एक अलग अलग ही लिख रहा हूँ। बताइए जी इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास बनेगी 1,0, दिस इज़ 1,0, सॉरी 10, और ये हो जाएगा 0nk। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपके पास कंपैरिजन शो करेगी अगर आपके पास k की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। और लास्ट में हम एक्सपेंशन देख लेते हैं कि अगर हम एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं किसमें, ऑफ R2 में, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की डायरेक्शन में देखते हैं किस फैक्टर के साथ, विद
विद फैक्टर के, तो इसका मतलब ये है कि जो अब आपके पास के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी आपके पास। ठीक है जी। अब ज़रा जल्दी से इसका भी इफेक्ट देख लें। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये सपोज़ कीजिए कि आपके पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल वेक्टर है। अब अगेन अगर ये वेक्टर कंप्रेस हो रहा होगा, एक्सपेंड हो रहा होगा और y की डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर आपको y की डायरेक्शन में कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको जो है, इसी चीज़ को अगर मैं एक डैश लाइन से भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये आपको डैश लाइन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर, ये है हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर x जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म वेक्टर t ऑफ x जिसके कोऑर्डिनेट हैं। अब x वाला पार्ट तो चेंज नहीं हुआ, बट y वाला पार्ट जो है वो k ऑफ y हो गया। इसी पॉइंट को मैं यूनिट बॉक्स के ऊपर बनाकर दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि अब आप ये पॉइंट समझ ही गए, लेकिन फिर भी चले मैं इसको यूनिट बॉक्स में बना देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरा एक यूनिट बॉक्स हो गया। इसको यूनिट बॉक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर जो है वो पॉइंट हैं वो 1,0 और ये 0,1 आपने असाइन किया। तो y के लिए आप कर रहे होते हैं तो आपने नीचे से इसको जब कंप्रेस करते हैं तो अब आपके पास जो है वो एक बड़ा वो बॉक्स बन जाता है, वो जिसकी जो इंक्रीमेंट है वो बेसिकली y की डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ अगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो बस अब आप ये इमेजिन कर लें कि मैंने यहाँ पर तो y की डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो गया, तो ये बन जाएगा 0,k और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,0। यानी हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि आपने इस डायरेक्शन के अंदर इसको इंक्रीज़ किया। तो इनफैक्ट ये जो बॉक्स है आपके पास, ये बॉक्स ऐसा आपके पास, अगर हम इसको स्क्वायर सपोज कर लें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर सपोज कर लें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी आपके पास। ठीक है जी। अगेन आपके पास x जो है वो x बनता है आपके पास, और y जो है वो बेसिकली k ऑफ y है, k ऑफ y। तो आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनकर आएगी वो 1, 0, 0 और k की ही बनकर आएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा कंपेरिजन का इफेक्ट और एक्सपेंशन का इफेक्ट। तो उम्मीद है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में सबसे लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो कहलाती है आपके पास शेयर। तो ज़रा उसको पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ टी ऑफ x, y, x प्लस k ऑफ y, y ट्रांसलेट टू अ पॉइंट x, y। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं इन दी एक्स वाई प्लेन पैरेलल टू द x एक्सिस बाय एन अमाउंट ऑफ k ऑफ y that is proportional to the y coordinate of the point. This operator leaves the point on the x-axis fixed, but as we progress away from the x-axis, the translation distance increase. अब ये ज़रा जो मैंने बातें लिखी इनको मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या होता है। x डायरेक्शन, सिमिलरली t ऑफ x, y प्लस k ऑफ x जो है इज कॉल्ड शेयर इन y डायरेक्शन विद फैक्टर k। अब ये जो शेयर हम कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली x डायरेक्शन में होता है और y डायरेक्शन में। एक छोटी सी डायग्राम से हम इसको पहले समझ लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास एक ओरिजिनल शेप। ठीक है जी, ये ओरिजिनल एक्सिस है मान लें। ठीक है जी, ये आपके पास ओरिजिनल शेप है। अच्छा जी, अब ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ओरिजिनल शेप है। अब जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में ट्रांसलेट करने का मतलब ये कि आपने ये जो एक्स है इसको फिक्स कर दिया और यहाँ से जो है आप इनसाइड डायरेक्शंस में जो है ना यहाँ पर आपने जो है वो फोर्स अप्लाई की। ठीक है, जब उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्टर है आपके पास, ये जो साइड है, ये साइड जो है थोड़ा स्लांट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये इस तरह मूव हो जाएगी और यहाँ पर ये जो दूसरा आपके पास पॉइंट है ये पॉइंट आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो ये पूरा ये जो शेप है आपके पास इस तरह स्लांटिंग शेप के अंदर चेंज हो जाएगी जब आप इस पर यहाँ पर इनसाइड डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करते हैं। अब आप सपोज करें कि आपके पास जो है वो अच्छा जी, जो इसमें अहम बात है वो ये कि ये जो अब आपके पास जो शेयरिंग इफेक्ट है बेसिकली वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने। इसी तरीके से वाई की डायरेक्शन में क्या होगा कि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, इधर लेफ्ट और राइट।
तो बेसिकली ये जो शेयर इफेक्ट है ये होगा कितना कि अब आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो क्या होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर है आपके पास x, y। अब ये जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा x की डायरेक्शन में। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? ये x की डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा, x प्लस के ऑफ y से ट्रांसलेट होगा और y सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे कि पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है आपको। तो चलें इसको ज़रा हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर और सीखते हैं कि कैसे हम इसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर जो है वो शेयर ऑपरेटर हम कर रहे हैं जी। तो शेयर देखते हैं, शेयर ऑफ R2 in the x direction, और ये हम देख रहे हैं विद फैक्टर k, विद फैक्टर k। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास, ये जो t ऑफ x, y है, ये आपके पास x प्लस k ऑफ y, y के इक्वल हो जाता है, राइट। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये जो x पार्ट है, ये x पार्ट सिर्फ x पार्ट ट्रांसलेट हो रहा है, आपका y पार्ट आपका एज इट इज़ है, फिक्स है। कैसे हो रहा है ज़रा उसको समझते हैं। अगेन हम यहाँ पर समझने के लिए उसी यूनिट बॉक्स को यूज़ करेंगे क्योंकि इस यूनिट बॉक्स के थ्रू चीज़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान है। मिसाल के तौर पर ये आपने बना लिया यहाँ पर यूनिट बॉक्स, ये जी, ठीक है जी। इसको लेबल कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1,0 और यहाँ आ जाएगा 0,1। अब अगर आप इसका शेयरिंग इफेक्ट देख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव इफेक्ट की डायरेक्शन के अंदर जो है आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब आपके मुझे बताएं कि इसकी जो ट्रांसलेटेड इफेक्ट है वो कैसा हो जाएगा। ऑफ कोर्स कि ये जो है वो इस तरह की आपके पास शेप बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक शेप इस तरह की बनकर आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो ये आपके पास अब, यानी ये जो आपके पास वेक्टर था, ये जो वेक्टर था आपके पास, ये वेक्टर इस तरह स्लांट हो जाएगा और ये वेक्टर अपनी जगह पर स्टिल है, एज इट इज़ है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है 1,0, ये तो एज इट इज़ है। अब अगर आप ये देखें, ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये ट्रांसलेशन जो है बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस की वजह से अब इस ट्रांसलेशन के अंदर हुआ क्या है आपके पास, एक तो ये कि जो y की डायरेक्शन में जो है वो जो वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। तो वो कितनी चेंज हुई है? वो बेसिकली फैक्टर k ऑफ y चेंज हुई है। और ऑफ कोर्स के इसने x को ट्रांसलेट किया है। तो जो x को जो हमने ट्रांसलेट किया है तो वो कितना ट्रांसलेट हुआ है, यानी यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यूनिट है तो मान लेते हैं कि ये k, 1 के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस डायग्राम को आप ख़ुद अपने लिए ड्रॉ कीजिएगा। बस यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में बात होगी यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की। तो जब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये होता है के ग्रेटर दैन 0 के लिए, और यहाँ पर बनेगा के लेस दैन 0 के लिए। क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस कम है तो ये जो पिक्चर है, जब आप सपोज करें कि इस डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर इस तरह सलांट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बनकर आएगी, जो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी, वो कैसे लिखी जाएगी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया कि जो W1 है वो इक्वल होगा x प्लस के वाई के, और ये जो W2 है ये इक्वल होगा y के। तो जो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी बहुत सिंपल है। ये तो नॉर्मली जो शेयर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो हम अपनी प्राइमरी क्लासेस, अपने OA लेवल्स के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये आपके पास होगा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं आखिरी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। शेयर ऑफ R2 किस डायरेक्शन में? इन दी y डायरेक्शन, इन दी y डायरेक्शन with the factor k। तो इस इट मीन्स कि यहाँ पर t ऑफ x, y कैसे ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर x तो फिक्स रहेगा, जबकि y की जो वैल्यू है बेसिकली y प्लस के एक्स टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन इसी बात को हम
हम यहाँ पर जो है वो यूनिट सर्किल के लिए कंसिडर करते हैं। और आपको एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर फॉर्म करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि यह है आपके पास यूनिट सर्किल और यूनिट क्यूब, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0 एंड 0,1। और जब आप इसके ऊपर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो वेक्टर होता है आपके पास, ये वेक्टर स्लांट हो जाता है, यानी ये वेक्टर शिफ्ट हो जाता है। तो ये वेक्टर कैसे शिफ्ट होता है इसको भी हम ज़रा आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो टेक्निकली ये वेक्टर यहाँ मूव कर जाता है, ये वाला पॉइंट एज इट इज़ फिक्स रहता है। इसका मतलब है कि ये जो शेप है आपके पास ये कुछ इस तरह बन जाती है। मैं इस शेप को कंप्लीट करता हूँ। ये नीचे वाला वेक्टर जो है वो तो आपके पास यहाँ पर आ गया, ये वेक्टर आपके पास सेम रहता है एज इट इज़। यानी आपने यहाँ पर किया क्या है, आपने यहाँ पर इस डायरेक्शन के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो कंप्लीट आपके पास पिक्चर है, ये जब फोर्स अप्लाई करते हो तो ये इस तरह शिफ्ट हो जाती है। अब ये किस तरह यहाँ पर शिफ्टिंग कितनी हुई है ये यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब अप्लाई करते हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। तो वो चूँकि इसमें स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ। ये के जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये बनेगा के लेस देन 0 के लिए। तो अगेन ये जो है आपके पास शेयर इफेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी। तो ऑफ कोर्स कि यहाँ जो इक्वेशन है x जो है वो तो x के इक्वल है, जबकि y जो है वो y प्लस के वाई के इक्वल है। x तो x के इक्वल है और जो y है वो बेसिकली y प्लस के x के इक्वल है। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म करें तो क्या बन जाएगी इसकी मैट्रिक्स, ये आ जाएगी 1 0 और ये हो जाएगी k और ये हो जाएगी आपके पास 1। तो ये आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बनेगी शेयर की। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये जो 10 की 10 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। तो यहीं तक हमने डिस्कस करना था ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मैंने डिटेल के साथ एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।